हेलो एंड वेलकम टू केशव सॉल्यूशन। आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति का मतलब है इक्विलेटरल पोजीशन पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम डेरिवेशन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर पिछली क्लास को आपने ध्यान से देखा होगा, अक्षीय स्थिति में मतलब जो पोजीशन रहती है एक्सिस पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन करा था। सबसे पहले वो वीडियो आप जाके देखो, फिर ये वीडियो आप देखना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इक्विलेटरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, मतलब निरक्षीय स्थिति में कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो आवेश मानना पड़ेगा, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। एक चार्ज मानना पड़ेगा, दो चार्ज मानना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो हमने सबसे पहले माना यहाँ पे, इधर मान लेते हैं अपन, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इतना दूरी पर एक नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच की जो दूरी हमने पहले मानी थी वो मानी थी 2L। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी मानी थी वो 2L मान ली, और इन दोनों के बीच में एक बिंदु O माना था जिसकी दूरी धनात्मक आवेश से L थी और ऋणात्मक आवेश से भी इसकी दूरी कितनी थी, L थी। ठीक है, अब मुझे इक्विलेटरल पोजीशन का मतलब होता है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस O बिंदु से, मतलब इस O बिंदु से सीधा आप कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने P यहाँ पे मान ली, जिस P बिंदु पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस P बिंदु से इस ऋणात्मक आवेश के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो क्या करेगी, ये इसको क्या करेगी, ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, ये रिपेल कर रही है, क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आएगी, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा। ये था E1 और ये था E2। ठीक है, क्या हो गया, E1 और E2। अब इन दोनों के बीच में जो हमें क्या मानना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले आवेश माने धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, इन दोनों के बीच का जो बिंदु है वो मान लिया, और इस P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पे इस ऋणात्मक आवेश के कारण क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऋणात्मक आवेश के कारण प्रतिकर्षित होगी और धनात्मक आवेश के कारण आकर्षित होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पे यहाँ पे आएगी। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E यहाँ पे आएगी। अब इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होने वाला है, वो 90 डिग्री का होने वाला है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कोण है 90 डिग्री का होने वाला है, मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। इन दोनों के बीच में कोण बन गया, हम पता पड़ गया 90 डिग्री। तो अब मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसके लिए हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है ये हम डिस्कशन करना है, और इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो इस डेरिवेशन में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसलिए इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझिए और बहुत ध्यान से समझिए। मैंने धनात्मक आवेश यहाँ पे माना है, ऋणात्मक आवेश यहाँ पे माना है, और इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, इसे अच्छे से समझना। इस P बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ये E यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एंगल कितने का बना, ये एंगल बना थीटा। ठीक है, एंगल बन गया थीटा। अब थीटा मतलब ये यहाँ से E1 इधर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जो एंगल बना है थीटा, वही एंगल यहाँ पे ये E2 बनाएगा थीटा। ध्यान से समझना,
ये एंगल थीटा यहाँ पे जो बन रहा है वही एंगल थीटा ये बनाएगा, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एंगल पे इन दोनों को बांट के जाएगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को बराबर एंगल पे बांट के जाएगी। ठीक है, तो E1 मुझे एक घटक इसका यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो एक घटक इसका E1, देखो ये जो कंसेप्ट था इस प्रकार से था, ऐसा मुझे दिख रहा था ये। ठीक है, E यहाँ पे है, E1 यहाँ पे है और E2 इधर कहीं नीचे है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बीच में ये इसको खींच के ले जाएगा। इन दोनों के बीच का जो कोण है मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, और इसका कोण भी मैंने अभी बताया था थीटा है, क्यों है ये भी मैंने अभी बताया थीटा है। ठीक है, अब मुझे इसको E1 को दो घटकों में विभाजित करना पड़ेगा, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल घटक और एक इसका वर्टिकल घटक। तो जो थीटा बनाता है ना, जिस कोण पर E1 थीटा इस यहाँ पे बना रहा है, तो इधर आ जाएगा E1 cos थीटा। ठीक है, इधर आ जाएगा E1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और E1 sin थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, E1 sin थीटा ऊपर की डायरेक्शन में। ऐसे ही ये E2 अपने को दो घटकों में विभाजित करेगा। कैसे कैसे, E2 यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा E2 cos थीटा, और नीचे आ जाएगा कितना E2 sin थीटा। ठीक है, कितना आ जाएगा E2 sin थीटा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। मैंने दो घटक में विभाजित किया E1 को, और E2 को भी मैंने दो घटकों में विभाजित किया था। E2 sin थीटा नीचे की तरफ, E2 cos थीटा इसी डायरेक्शन में, जिधर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी उसी डायरेक्शन में मैंने E2 cos थीटा लिया। ऐसे ही इसका E1 को मैंने दो घटकों में विभाजित किया, E1 sin थीटा और E1 cos थीटा। ठीक है, तो ये दोनों घटक, एक इधर है और एक ऊपर है, ये दोनों घटक अपने को क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। कैसे, इसकी डायरेक्शन ऊपर E1 sin थीटा सेम है और E2 sin थीटा ये भी सेम है। मतलब जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी मुझे E1 और E2 की मान पता नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए E1 में से मुझे E2 sin थीटा में से E1 sin थीटा को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों, अगर मुझे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E2 cos थीटा क्यों ऐड हुए, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है। ये क्यों माइनस हो रहे हैं, E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा, ये क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, इस कारण से मुझे इसको माइनस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो E1 sin थीटा में से E2 sin थीटा माइनस कर दूंगा। तो ये दो रिजल्टेंट परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिली है। अब मुझे एक और चीज देखना पड़ेगी कि यहाँ पे मुझे P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो Q धनात्मक आवेश से दूरी कितनी है और ऋणात्मक आवेश से इस P की दूरी कितनी है, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इतनी डिस्टेंस मुझे पता है L है, और ये जो डिस्टेंस है O से P की डिस्टेंस, पिछले डेरिवेशन में, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था O से डिस्टेंस लेनी है, कितनी है, R है। तो मुझे ये निकालना है, ये वाली साइड, तो कितना आ जाएगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, क्या जाएगा, ये भी यहाँ पे ये साइड निकलेगी, तो ये जो साइड है मुझे मिल जाएगी, ये साइड कितनी मिलेगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही ये वाली साइड मुझे मिल जाएगी कितनी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, दो साइडें मुझे मिली यहाँ पे, सेम इसका क्या आया, वैल्यू आई है, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट ऋणात्मक आवेश से। ठीक है, तो E1 का मान कितना आ जाएगा, मुझे अगर E1 निकालना है, E1 बराबर से कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में कितना आएगा, डिस्टेंस समान है इन दोनों की, तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं, ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 थी, तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, दूरी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे ही E2 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि E2 भी इधर
डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है। होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर से अंडर रूट ये भी कट जाएगा। तो E1 का जो मान आया, E1 बराबर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। E2 का मान भी कितना आ जाएगा, बिल्कुल समान मान आएगा, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो होगा नहीं क्योंकि अंडर रूट कट चुका है। तो दोनों यहाँ पे देखने पर ये पता पड़ता है कि E1 और E2 का जो मान है वो हमें समान देखने को मिल रहा है, इक्वल देखने को मिल रहा है। E1 का वैल्यू भी यहाँ पे सेम E2 की वैल्यू की समान आई है, तो यहाँ पे E1 बराबर से E2 हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अपोजिशन में होने की वजह से बिल्कुल फिनिश कर देंगी, मतलब निरस्त कर देंगी, और यहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल काट देती हैं। किस कारण से काट रही है, क्योंकि E1 और E2 की जो वैल्यू आई है वो सेम आई है, अभी देखा हमने। तो अब मुझे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो कितना आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे आगे इसका डेरिवेशन सॉल्व होने वाला है। तो अब देखते हैं हम कितना इक्विलेटरल पोजीशन पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आ रही थी। मैंने इक्वेशन आपको बताया था कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, और जो E1 sin थीटा E2 sin थीटा तो एक दूसरे को अपोजिशन की वजह से कैंसिल कर देंगे। अब मुझे पता है E1 और E2 की वैल्यू तो सेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा E1 cos थीटा प्लस यहाँ पे E2 की जगह E1 लिख दूंगा, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू जो है सेम है, E1 cos थीटा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2E1 cos थीटा, कितना आ गया। अब मुझे E1 की वैल्यू पता है, कितनी है E1 की वैल्यू, E1 बराबर से था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इतना ही था। और cos थीटा का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। मार्कर चेंज अपन कर लेते हैं, इतना आ गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे cos थीटा का पता नहीं है कि कितना इसमें से वैल्यू निकल के आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको हम देखेंगे कि क्या था। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इस तरह से था, ठीक है। यहाँ पे P और यहाँ पे क्या था, O था, L और L ये डिस्टेंस थी हमारे पास, ठीक है। L और L दो डिस्टेंस थी, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा था। इतनी डिस्टेंस कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थी, और यहाँ पे भी वो सेम डिस्टेंस थी। अब मुझे cos थीटा अगर निकालना है तो cos थीटा कितना था, देखो cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। कितना था, E1 यहाँ पे थीटा बना रहा था, एंगल कितना था, थीटा यहाँ पे था। तो थीटा इक्विलेटरल, इक्वल और अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं मैथमेटिक्स में, पूरी फिजिक्स में आपको मैथ काम में आने वाला है, तो इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब मुझे थीटा यहाँ पे मिल गया, cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है cos थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, बेस क्या है यहाँ पे L है, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस ये है, तो L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि L हमारे ये जो साइड है हमारे पास कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये जो साइड है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये साइड है, ठीक है। तो cos थीटा L अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे अपन। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है वो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, L अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब 2QL ये क्या होता है, P होता है, मतलब पोलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने माना था वो क्या माना था, 2QL। तो डेरिवेशन तो खत्म होगा यहीं पे,
ठीक है। लेकिन आप इसको एक्सटेंड अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो कंडीशन आएंगी, यहाँ पे 2-3 कंडीशन आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ आगे। डेरिवेशन यही फिनिश है, ठीक है। इसको और आगे करना है तो आगे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 1 + 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2, कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हमें मिल चुका है, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्विलेटरल पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने डेरिवेशन किया है, ठीक है। अगर मुझे और आगे कंडीशन जैसे आपको बोले तो उस हिसाब से आपको कंडीशन लिखनी है। वैसे यही फाइनल इक्वेशन है हमारी जो इक्विलेटरल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा, गॉस थ्योरम, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे और अच्छे से घर बैठ के पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।